अब चलते हैं हम पेगेट्स डिजीज़ की तरफ। अब जो पेगेट्स डिजीज़ है इसका दूसरा नाम है ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल अगर आप ये बात याद रख लेना कि अगर कोई लॉन्ग बोन की डिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है आपका हेयरिंग लॉस, ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आपको कहीं मिल जाती है ना तो आपका जहन फ़ौरन पेगेट्स डिजीज़ की तरफ चले जाना चाहिए। इतनी डिटेल में इस तरह कभी आया नहीं, लेकिन इसका जो टिपिकल सिनेरियो है वो इसी की बेस पे होता है, ठीक है। होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। पेगेट्स डिजीज़ में इसके ना बेसिकली स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले बढ़ती है आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है उसमें आपकी बढ़ती है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब कि आपकी बोन फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोन रिजॉर्व कर देती है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोन फॉर्म कर रही है, तो जो बोन बनती है ना वो बहुत पुअर बोन बनती है, पुअर, ठीक है। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली जो बोन की अपीयरेंस होती है ना वो होती है मोज़ेक या पजल लाइक अपीयरेंस होती है, मतलब कि जैसे डब्बे होते हैं ना उस तरह की उसकी फॉर्मेशन बनी होती है, ठीक है। और अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फिर इजीली फ्रैक्चर हो सकती है। देखिए, अब ये अगर एक लाइन बनी हुई है तो ये तो तोड़नी आसान है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बोन चॉक स्टिक फ्रैक्चर्स होते हैं, तो आप चॉक स्टिक फ्रैक्चर्स, ठीक है, होते हैं इसमें पेगेट्स डिजीज़ में। अच्छा, अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है फ्रॉम आर्टीरियो वीनस शंट्स, ठीक है, मतलब कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में शंट्स डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। और उसमें ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, वो है कि इसमें हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर जो है ना, ठीक है, वो पेगेट्स डिजीज़ में बहुत कॉमन है, ठीक है। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर बहुत कॉमन है, और क्योंकि इसमें आपके बेसिकली बढ़ रहे हैं, बोन बढ़ रही है, ठीक है, तो फोरामेना तो छोटे हैं तो फोरामेना की नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है, हेड साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, थिकनिंग होगी, और हेयरिंग लॉस बहुत कॉमन है इसमें, क्योंकि आपकी जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, ठीक है, वो दबने लग जाएगी जब बोन बनेगी, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखनी है। साथ ही साथ एक याद रखनी है, लायन लाइक फेसेस होता है इसमें, लायन लाइक फेस। तो ये है बेसिकली आपकी पेगेट्स डिजीज़। मतलब कि अगर आपको एक लॉन्ग बोन का कोई इशू मिलता है, हेयरिंग लॉस मिलता है, तो पेगेट्स डिजीज़ होगी। पहले ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, फिर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है। जो पुअर बोन जो है ना वो बनाएगी, पुअर बोन जो है वो मोज़ेक लाइक पैटर्न होगा, इजीली वो फ्रैक्चर हो सकती है, लाइन लाइक फेस होगा, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होगा क्योंकि आर्टीरियो वीनस शंटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी की तरफ, आप पढ़ लें एक दफ़ा। कॉमन लोकलाइज्ड डिसऑर्डर ऑफ बोन रिमॉडलिंग कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी फॉलोड बाय इंक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी दैट फॉर्म्स पुअर क्वालिटी बोन, ठीक है। लैब्स में आएंगे, हाँ लैब्स इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फॉस्फोरस और पैराथायरॉइड हार्मोन सारे नॉर्मल हैं, ठीक है। तो पेगेट्स डिजीज़ में लैब्स सारे नॉर्मल हैं सिवाय ALP के, क्योंकि बोन फॉर्मेशन हो रही है ना तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, ठीक है। मोज़ेक पैटर्न ऑफ वुमन एंड लेमेलर बोन, लॉन्ग बोन चॉक स्टिक फ्रैक्चर्स, ठीक है, सिंपल बता चुका हूँ आपको। इंक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम इंक्रीज AV शंट्स, उसकी वजह से हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा का रिस्क बढ़ जाता है। पूछा कभी नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ लें। स्टेजेस में आपको बता चुका हूँ, मेन यही है, पहले ऑस्टियोक्लास्टिक है, फिर बाद में ऑस्टियोब्लास्टिक है अकेली, बीच में मिक्स स्टेज आएगी और बाद में क्वाइट स्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पेगेट्स डिजीज़। अगली चीज़ है हमारी ऑस्टियोनेक्रोसिस या एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अब ऑस्टियोनेक्रोसिस का मतलब ये है कि जो आपकी बोन मैरो है ना उसकी इन्फाक्शन के, मतलब कि उसको अगर सप्लाई ब्लड की पूरी नहीं आ रही तो उसकी इन्फाक्शन हो जाएगी, और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन साइट जो है ना वो है आपका फेमरल हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेल में आपको ये लोअर लिम्ब में पढ़ाया जाएगा कि कौन सी आर्टरी जाती है,
ठीक है, तो फिर आपकी ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेमरल हेड मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है। कॉजेज आपके सामने है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एल्कोहलिज्म है, सिकल सेल है, ट्रॉमा है, लेग कफ पर्सीज डिजीज़ है, गॉशर डिजीज़ है और स्लिप्ड कैपिटल फेमरल एपिफिसिस है। अब जो इसमें पूछा जाता है, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है ना, वो है आपके सामने सिकल सेल डिजीज़। ये ब्लड में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दो बहुत रिपीटेड है, बाकी इतनी चीज़ें पूछी नहीं जाती। तो ये हो गई आपकी सारी डिजीजेस जो हम शुरू होते हैं जी। ऑस्टियोनेक्रोसिस कर ली, पेगिट्स कर ली हमने, ऑस्टियोमलेशिया कर लिया, ऑस्टियोमलेशिया कर लिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस कर ली, ऑस्टियोपोरोसिस कर ली, ठीक है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया कर लिया। तो ये सारी डिजीजेस थी हमारी जो हम कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है इसके लैब्स, ठीक है। वो अलहदा से टेबल है, तो वो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। एक दफ़ा पढ़ तो हमने लिया ओवरऑल, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड हो कि आपने चूज़ कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था ऑस्टियोपोरोसिस में सारे लैब्स नॉर्मल होते हैं, बोन मैस कम होता है, डेक्सा स्कैन वगैरह वाली बातें। ऑस्टियोपेट्रोसिस में हमने बताया था कि पेट से याद रखना है कैट, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना, वो बेसिकली कम काम कर रहे होते हैं, तो बोन रिजॉर्प्शन कम होती है, ठीक है, तो बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, डेंस ब्रिटल बोन्स होती हैं, ठीक है। अब उसमें बेसिकली लैब्स नॉर्मल ही होंगे, कभी कभी कैल्शियम कम हो जाता है, एक ये फ़र्क है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं पेगिट्स डिजीज़ पे। पेगिट्स डिजीज़ में आपको बताया एक ऑस्टियोब्लास्टिक फेज़ होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक फेज़ होता है, मिक्स्ड होता है, क्वाइट फेज़ होता है। अब ऑस्टियोब्लास्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि ALP हमेशा मेन चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी हुई है ना, तो ALP बढ़ जाएगा, ठीक है। मोज़ेक बोन आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स पे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम कम होगा विटामिन, और साथ ही साथ फिर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ALP इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वो कैल्शियम बेसिकली कम होगा ना, तो पैराथायरॉयड हार्मोन की कोशिश होगी उसको वापस ले आए, इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली फॉस्फेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स, ठीक है। अब इसका बिल्कुल उलट है हाइपरविटामिनोसिस डी। जब विटामिन डी बढ़ जाती है तो फिर बेसिकली कैल्शियम ज़्यादा हो रहा होगा ना, ठीक है, तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा तो फॉस्फेट बढ़ जाएगा, उल्टा होता है ना रिलेशन, ये एंडो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मेन यही है। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कभी पूछा नहीं गया, ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ये आपको एंडो में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लैब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ही हमारी जो बोन की मेजर डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छी तरह आपको आने चाहिए। लैब्स मोटी मोटी मैंने आपको बता दी हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। लेक्चर को मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 2 दफ़ा सुने, ठीक है। थैंक यू।